अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 20 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट किया हुआ था, जिसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ऑलमोस्ट याद हो चुके हुए हैं। इनकॉर्पोरेशन, नेम, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें से इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स आ रहे थे इनकॉर्पोरेट करने की कंपनी के, और वो यही वाले थे। सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाज नेम ऑफ द कंपनी। नेम के बारे में जितनी चीजें थी वो सारी हमने नेम में पढ़ ली थी, और हमने उसमें देख लिया था कि कौन कौन से नेम हैं जो कमीशन ने कहा कि ये प्रोहिबिटेड हैं, जो लॉ ने कहा जो प्रोहिबिटेड हैं ये तो रखने ही नहीं है। फिर लॉ ने बताया एज पर कंपनीज एक्ट कि कौन कौन से ऐसे नेम्स हैं जिसको रखने के लिए आपको पहले कमीशन की अप्रूवल चाहिए, वो भी हमने देख लिए थे। अगर हम इसको यहाँ से भी गो थ्रू कर लें एक बार, तो दैट वुड बी इजी फॉर अस। ये फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, प्रिपेयर करें मेमोरेंडम, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करें, उन्हें फाइल करें, और बाकी अदर डॉक्यूमेंट जो हैं टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये आपको रजिस्ट्रार देगा। इसके अलावा अगर तो कंपनी में आगे हम देखेंगे कि कोई कंपनी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, या कोई वो ऐसी कंपनी तो नहीं है कि जिसको अब फर्दर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से काम चल जाएगा, वो उसके फर्दर देखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देखा कौन कौन से नेम हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, कहा कि ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो कि स्पेसिफिकली कमीशन ने कहा कि ये नहीं रखने, तो वो आपने नहीं रखने। वो इनअप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल और डिसेप्टिव नहीं होने चाहिए। वो इस तरह के नहीं होने चाहिए कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हों या ऑफेंड कर रहे हों रिलीजियस सेंटीमेंट्स, कहते हैं जी फीलिंग्स को, रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं पीपल की उसको ऑफेंड कर रहे हों, और ना ही आइडेंटिकल हों और ना क्लोजली रिजेंबल कर रहे हों किसके साथ, विद द नेम ऑफ द कंपनी जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और वट एवर द नेम इज प्रपोज, फाइनल अथॉरिटी हमेशा किसकी होगी, कमीशन की होगी। कमीशन का फैसला इस पे फाइनल होगा, आप फर्दर कोई अपील नहीं कर सकते। कोई नाम अगर रजिस्ट्रार ने मना कर दिया तो आप फर्दर कोई अपील नहीं कर सकते कमीशन के बाद किसी कोर्ट में। अच्छा, इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी इवन देखे थे कि कौन कौन से नेम हैं जो नहीं रखने चाहिए, फिर कौन से नेम्स हैं जो रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। फिर हमने कहा कि जी पेट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट प्रेजेंट पाकिस्तान और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, ये पेट्रोनेज कहते हैं जी सरप्रस्ती को। और फिर कोई ऐसे नाम नहीं होने चाहिए, सॉरी ऐसे नाम जिस जो पढ़ के लगे जी, देख के लगे कि जी आपके कंपनी का कनेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट के साथ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ या कोई भी और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का या अथॉरिटी उस गवर्नमेंट की, उसके साथ कोई कनेक्शन है या उसकी कोई सरपरस्ती को जाहिर कर रहा है, या आपका कोई कनेक्शन है फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के साथ, तो ऐसे नेम्स रखने से पहले आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए। फिर हमने देखा था कि अगर आपने नाम रखना है तो उसको रिजर्व करवाना है आपने, और वो नाम आपका 60 डेज के लिए रिजर्व हो जाएगा जब उस पर रजिस्ट्रार अप्रूवल दे देगा। और अगर वो रिफ्यूज कर देता है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर कमीशन को अपील फाइल करनी है। और ऑर्डर ऑफ कमीशन ऑलवेज बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी। फिर हमने देखा जी नाम अगर गलती से गलत रखा गया या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या किसी और तरह का एरर आ गया तो आप उसे रेक्टिफाई कर लें। रेक्टिफिकेशन आप खुद भी कर सकते हैं, और रेक्टिफिकेशन जो करनी है वो या वो एरर वो रजिस्ट्रार भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो रजिस्ट्रार आपको डायरेक्शन दे देगा कि जी ये लें, अभी मैंने कह दिया इसके 30 दिन के अंदर अंदर नाम चेंज कर लें, या फिर आप खुद भी रजिस्ट्रार की अप्रूवल के साथ नाम चेंज कर सकते हैं, सॉरी रेक्टिफाई कर सकते हैं, चेंज नहीं हम बोलेंगे। तो रजिस्ट्रार जो है उसको कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे देगा अगर उसने खुद ये एरर आइडेंटिफाई किया होगा। और अगर कंपनी ने कंप्लाई ना किया डायरेक्शंस के साथ विद स्पेसिफाइड पीरियड, तो रजिस्ट्रार खुद ही एक नया नाम सेलेक्ट करेगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इशू जो भी है उसका ऑन चेंज ऑफ नेम अकॉर्डिंगली इशू कर देगा। फिर हमने देखा कि चेंज ऑफ नेम इज नॉट सेम एज द रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम की रीजन देख ली थी,
कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे और रिटर्न परमिशन ले ले रजिस्ट्रार की न्यू नेम पे। ये हमने सारे बकायदा स्टेप्स देखे थे। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन देखी कि स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि ये होती एक मेंबर्स की मीटिंग में है, यानी कि मेंबर्स की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑलवेज बी अ मेंबर्स मीटिंग, नॉट अ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो जिसमें मेंबर्स 3/4 ऑफ सच मेंबर्स जो इंटाइटल हैं वोट करने के एज प्रेजेंट इन पर्सन या और थ्रू प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट, वो इस तरह से वोट कर सकते हैं और उनकी आपको 3/4 ऑफ देम जो है उसकी रजामंदी चाहिए। और दूसरा ये कि स्पेशल रेजोल्यूशन ये होती है तीसरा कि जिसका आपने कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दिया होगा मेंबर्स को कि हम जी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जा रहे हैं। तो कंप्लीट एजेंडा और ये सारी चीजें जो हैं आपने पहले ही कम्युनिकेट की होंगी कि हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करने जा रहे हैं तो आगे मीटिंग का पार्ट बन जाए। पब्लिकेशन में देखा था कि नेम कहाँ कहाँ पे पब्लिश करना है। आपने जब कंपनी बना ली तो अब वो नेम जो है कहाँ पे पब्लिश करना है, नेम के बारे में चूंकि हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो नेम से रिलेटेड हम सारी चीजें एक ही हमने और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ ली। फिर पेनल्टी लगेगी, लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी और वही ये 4 बातें लिखी हुई हैं ऊपर कि अगर आप इनकी नॉन कंप्लायंस करेंगे तो वो ये होगा। अच्छा, पहली चीज के हमने सोच लिया कि जी नाम रखना है आपने। अगर हम नोट्स से आ जाएं तो हमने ये भी पढ़ लिया और नेम से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। तीसरा है जी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपका एक स्टेप भी है, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने हैं। कंपनी ने कंपनी के बिहाफ पे ऑब्वियसली उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर करेंगे। ये सारा कुछ कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी कंपनी बनी नहीं है। पहले नेम सोचा, अब नाम क्या रखें, नाम का हो गया सारा फैसला। अब बकायदा अब आ जाए डॉक्यूमेंट्स पे, कंपनी काम क्या करेगी। नाम तो आपने रख लिया, आप जरा काम भी बता दें। तो कंपनी काम करेगी वो सारी चीजें आपने अब बतानी है मेमोरेंडम में कि कंपनी क्या काम करेगी। बड़ी बड़ी जो चीजें हैं मेजरली कंपनी की मेजर इंफॉर्मेशन आप कह लें कि जी मेमोरेंडम में आएगी। और एक तरह से कह लें कि जैसे एक एक्ट है, जैसे लॉ है, वो एक मेन रूल है, मेन प्रिंसिपल है, मेन कानून है एक जो कंपनी ने फॉलो करना है, कॉर्पोरेट लॉ। अब उसके अंदर फर्दर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कह ले कि जी एक्ट से नीचे एक लॉ आ जाएगा, थोड़ा सा उसको मजीद स्पेसिफाई कर दें तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ये कंपनी का एक आइन है, कह लें कि कंपनी ने इस आइन के तहत काम करना है सारा। जैसे कुरान पाक है हमारी, एक कह लें कि जी एक लॉ है, ठीक है, और मुल्क अपना उसके हिसाब से उसमें चीजें करके देखते हैं, लॉ ये कहता है ये कहता है, तो अपने कुछ हम आइन बना लेते हैं। हर मुल्क अपना एक आइन बनाए। रिलीजियस जो भी कंट्रीज हैं उनके लिए हमारा लॉ कुरान पाक है। तो अगर हम आइन देखें तो मेमोरेंडम जो है वो कंपनी का एक छोटा आइन कह ले। जैसे मुल्क का एक आइन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसमें बाकी चीजें भी, बाकी मामलात भी डिस्कस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मेमोरेंडम के बाद फर्दर कंपनी स्पेसिफिक बाई लॉज और रूल्स होते हैं, वो आर्टिकल्स में देखेंगे। उन्हें कह देते हैं ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। एसोसिएशन कंपनी को ही कहते हैं। एसोसिएशन, अंडरटेकिंग, बॉडी कॉर्पोरेट, ये सारी चीजें, ये सारे नाम हैं कंपनी को ही कह रहे होते हैं, एंटिटी। अच्छा, अब हमने प्रिपेयर करने हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड हमने ये चीजें देखनी है। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, कंपनी ने अगर प्रिपेयर करना है तो क्या क्या चीजें लिखे। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या प्रिंट भी कराना है, फिर एक क्या होगा, ये किस तरह का डॉक्यूमेंट होगा, किसने साइन करने हैं, और अगर कंपनी ने एक दफा मेमोरेंडम बना लिया तो क्या ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता। तो हम फिर देखेंगे कि किन किन रीजन पे ये मेमोरेंडम चेंज हो सकता है और उन चेंजेस को करने के लिए या ऑल्ट्रेशन मेमोरेंडम में करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। फिर जब ये हम सारी चीजें कर लेंगे, इंट्रोडक्शन क्लॉजेस सारी कंपनी ने प्रिपेयर कर ली अपनी चीजें, उनके प्रोमोटर्स ने, अब उन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपने करवाना है रजिस्टर। और वो रजिस्टर करवाएंगे आप किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। फिर हम उसमें देखेंगे कि हमारा फाइलिंग का प्रोसेस क्या होगा
और बाद में जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो जाएगा तो एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ इशू किस चीज का एविडेंस होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हमने देखनी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये पूरे आपके थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव का एक कह रहे हैं कि जी समराइज फॉर्म है और ये आपकी रिवीजन के लिए, समरी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे हम बुक से देखते हैं तो बुक में वो सारी चीजें उसने हेडिंग्स और इस तरह से लिखी हुई हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको 1 पेज पे एक चीज दिख रही है कि जी हमने मेमोरेंडम में टोटल ये चीजें पढ़नी है। तो आप अपनी क्विक, जब आप चीजें याद कर चुके हो तो क्विक रिवीजन के लिए समरी ये प्रिपेयर हुई हुई है, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंशाल्लाह फायदा देगी। तो अगर आप इसको यहाँ से तैयार कर लें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे, ताकि अब ये जो चीजें हेडिंग्स के नीचे फर्दर ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये हम देखेंगे कि ये की वर्ड्स हैं उस लाइन के। तो ताकि जब आप ये कॉन्स्टिट्यूशन देखें इनिशियल में, ये आपको पूरी लाइन याद आ जाएगी कि अच्छा मैंने बुक से ये पढ़ा था, तो चीजें आपके दिमाग में रिटेन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं बकायदा सबसे पहली जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये हमने पहले ही देख लिया कि ये कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक आइन है। ये बेसिकली बता रहा होगा कि कंपनी के बारे में एक ब्रीफ आइडिया देगा कि कंपनी है क्या, कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है, कंपनी के आगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी आगे चल के क्या अपने विजन देखती है, कहाँ पे अपने आप को देखती है, क्या बिजनेस करना चाह रही है, और जो कंपनी के मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, किस तरह की लायबिलिटी होगी कि कल को जब कंपनी डूबती है तो पैसा दूसरों को देना है, उसके जो क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, तो मेंबर्स किस हद तक लायबल होंगे। फर्दर जी सिग्नेटरीज, इनिशियल मेंबर्स का बताया जी कि जो कंपनी को बनाने वाले हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वही इनिशियल मेंबर्स होंगे और बेसिकली वही पर्सन होंगे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेटरीज होंगे। ये हम यहाँ पे भी देख लेंगे प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर में। यहाँ पे हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इनिशियल मेंबर्स ही सिग्नेटरीज होंगे, वही कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको साइन कर रहे होंगे। फिर फर्दर इसके ऊपर बताएंगे कि आपके शेयर कैपिटल की अमाउंट क्या होगी, यानी कि कितना पैसा आपने लोगों से इकट्ठा करना है या कितना पैसा आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू शेयर्स, ये शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखी होगी। ये बाइंड्स द मेंबर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात इस पे जरा आपने फोकस करना है कि बाइंड्स द मेंबर्स का क्या मतलब है। बाइंड्स द मेंबर्स का मतलब ये है कि अब कंपनी बनाने वाले जब शुरू में कंपनी बनाई तो कंपनी बनाने वाले तो हैं जी जो शुरू के प्रमोटर्स हैं। फॉर एग्जांपल 3 या 4 जो हैं वो लोग हैं जो कंपनी बना रहे हैं और कंपनी बनाने का सोच रहे हैं। उस वक्त यही लोग इनिशियल मेंबर्स हैं, यही लोग सिग्नेटरीज हैं। अभी कंपनी क्योंकि बनी नहीं है तो कंपनी को बनाने वाले यही प्रमोटर्स हैं। अब जब कल को कंपनी बन जाएगी, कल को फॉर एग्जांपल कंपनी बन गई, इन्होंने 3-4 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, यही इन्होंने सारा शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखी, मेमोरेंडम प्रिपेयर किए, आर्टिकल्स प्रिपेयर किए, रजिस्टर कराए, कंपनी बना ली इन 3-4 लोगों ने, और इन्होंने ही जो है वो शेयर कैपिटल में पैसे लगाए। क्योंकि शुरू में तो अभी आप पब्लिक से नहीं पैसे खरीद रहे ना, शुरू में तो आपको ही पैसे लगाने पड़ेंगे। अभी शेयर कैपिटल, अभी फर्दर हम चीजें देखेंगे कि आपने पब्लिक को जो है वो जब चीजें शेयर्स इशू करने हैं तो उसमें हम वो जो चैप्टर है चैप्टर 22 प्रोस्पेक्टस, उसमें भी हम काफी चीजें देखेंगे कि लिस्टिंग का प्रोसेस और पब्लिक को इशू करने का प्रोसेस क्या है। अभी इन 3-4 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, यही इनिशियल मेंबर्स हैं, यही सिग्नेटरीज हैं। इन्होंने जब कंपनी बना दी, अब बाद में ये जो है लिस्ट हो गई, शेयर जो हैं अब ये पब्लिक को इशू कर सकते हैं, पब्लिक को शेयर्स इशू करना हो गए क्योंकि इन्होंने एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराया, ताकि इन्होंने कहा जी हम शेयर्स ट्रांसफर कर सकें। पब्लिक बन गई,
अब इन्होंने क्या किया, इसमें से 3-4 लोगों ने अपने शेयर्स क्या किए, 2-3 लोगों ने मिस्टर असलम को सेल कर दिए। इसके बाद फिर कुछ मिस्टर असलम को, फिर शायद मिस्टर असलम ने आगे 3-4-5-6 लोगों को, क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा शेयर्स थे 50,000, तो इसने कुछ 5,000 इसको कर दिए, 2,000 इसको कर दिए, 3,000 इसको कर दिए, 2। अब आगे फर्दर शेयर्स ट्रांसफर होते जा रहे हैं, ये प्रोसेस आपको पता है चलता जाएगा, कंपनी बंद नहीं होगी। ओनर्स जो है वो चेंज होते जाएंगे, ओनर्स या फिर कह ले कि जी मेंबर्स। पहले डिविडेंड इसको मिलता था मिस्टर असलम को, अब डिविडेंड किसी और को मिलेगा। जिसके पास शेयर्स होंगे, जो ओनर्स होगा, जो मेंबर होगा उस कंपनी का, उसी को डिविडेंड मिलेगा। ओके, हुआ ये कि एक बंदा था, मिस्टर कह लें कि जी मिस्टर अकरम, कंपनी को बने 10 साल हो गए थे, 10 इयर्स। अब शेयर्स ट्रांसफर होते होते इसके पास कुछ शेयर्स आए। अब मेमोरेंडम में कुछ चीजें लिखी हुई थी जो कि इसको नहीं पता थी। लिखा हुआ था कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। इसने मेमोरेंडम को पढ़ा नहीं था या व्हाट्सएवर, कल को कंपनी डूब गई, इससे आया जी पैसे दें, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। उसने कहा जी मैंने तो ये सुना था कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब यहाँ पे लॉ इसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। लॉ ये कह रहा है कि आप जब कंपनी के मेंबर बनने लगे थे, आपको चाहिए था कि आप इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और जितनी भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, चीजें हैं, नोटिसेज हैं, मीटिंग्स हैं, वो आप अटेंड करें ताकि आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगे। अब आपने ये सोच समझा कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, जबकि आप हमारे मेमोरेंडम उठा के देखें तो उसमें एक लायबिलिटी क्लॉज है, उसमें लिखा हुआ है कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड। हमारी कंपनी के नाम के साथ भी अनलिमिटेड लिखा आ रहा है। अब आपको इसका मतलब नहीं पता तो हम कुछ नहीं कह सकते, आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। अब यहाँ पे लॉ ये कहना चाह रहा है कि जो भी कंपनी का मेंबर बने वो पहले ही आते ही कंपनी के मेमोरेंडम, आर्टिकल, सारी चीजें पढ़ ले, क्योंकि बाद में आपको ये प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी कि कंपनी रजिस्टर कराने वाले वो 3-4 लोग थे, सिग्नेटरीज वो थे, उन्होंने साइन किया हुआ है इस मेमोरेंडम को। साइन चाहे इन 4 लोगों ने किया है, लेकिन ये बाइंड कर देते हैं बाकी जितने भी हर आने वाले न्यू मेंबर को कि कंपनी की जितनी भी चीजें हैं, वो कंपनी से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सिर्फ इन 3-4 लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, वो आने वाले हर न्यू मेंबर पे एप्लीकेबल हैं और हर आने वाला नया मेंबर इस चीज का बाउंड है। तो इसलिए हमें चाहिए कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कुछ भी है, तो आप उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन रखें अपने पास, क्योंकि उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आपको इन एनी केस बाउंड कर देंगे। तो यहाँ पे उस लाइन का वो जो मतलब था, बाइंड द मेंबर्स, ये ही था कि ये उस कंपनी की लायबिलिटीज के लिए सिर्फ ये सिग्नेटरीज लायबल नहीं है, आने वाला हर न्यू मेंबर इज लायबल। जैसे अगर हम इसको बुक से देखें, बुक में उसने लाइन लिखी हुई है कि registration of company is actually the registration of constitution and it binds the members of the company. It binds all the members of the company irrespective of the fact that any member has subscribed it or not. The person becoming member of the company is deemed, ये समझा जाएगा, to have read and understood of the memorandum of the company, कि यही समझा जाएगा कि उसने उसको पढ़ लिया है मेमोरेंडम को और उसको अच्छे से समझ लिया है। And the memorandum shall be binding on him in such a way as if he has signed the memorandum himself. और यही समझा जाएगा कि जैसे ये मेमोरेंडम पे साइन उसने खुद किए हुए हैं, उसकी लायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी ऐसे ही होगी। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम, आगे देखते हैं।